हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्लास ट्वेल्थ में चौथा चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज मैं पेन टैब से फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी राइटिंग आपको समझ में ना आए, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। चैप्टर नेम हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, किसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। डेफिनेशन के तौर पे अगर बात किया जाए, एक जनरल डेफिनेशन के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। पहली बात हमारे यहाँ पर जो इंक्लूड है वो है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, कि फर्स्ट केस क्या हो रहा है कि अपना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बींग्स में। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर बात की जाए तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें टेस्टिस और ओवरी की बात होगी, और जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी भी बात होगी। तो ये हेल्दी होने चाहिए, और हेल्दी अगर हैं तो नॉर्मल फंक्शन भी करने चाहिए, है ना। तो सेकंड थिंग यहाँ पर जो हमारी होगी वो है कि ये नॉर्मल फंक्शन भी करें। क्या हो, नॉर्मल फंक्शंस भी करें। अब नॉर्मल फंक्शंस का मतलब क्या हो गया। अगर गुनैड्स की बात कर लें हम लोग, गुनैड्स, तो गुनैड्स मेल में टेस्टिस हो गए और फीमेल के केस में ओवरी हो गई। तो अगर ये नॉर्मल है, टेस्टिस नॉर्मल है, तो ये क्या करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगी, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस करेगी और मेल गैमेट, या जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होगा। दूसरी तरफ अगर ओवरी की बात करें, अगर ये फंक्शनल है, प्रॉपर वर्क कर रही है, तो ये क्या करेगी, मैच्योर और फंक्शनल ओवा का प्रोडक्शन करेगी। तो यहाँ नॉर्मल फंक्शन और हेल्दी इस सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे दूसरे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे कि जो डक्ट्स हैं, वासा एफरेंशिया हो गई, वासा डिफरेंशिया हो गई इन केस ऑफ मेल। उसी तरह से फीमेल में अगर हम लोग बात करें तो ओविडक्ट हो गया। और जो दूसरे ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हैं, काउपर्स ग्लैंड हैं, ये ग्लैंड्स जो हैं इनका भी फंक्शनल होना ज़रूरी है। क्योंकि जब कंप्लीटली आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन कर रहा होगा, तभी आप अटेन करेंगे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को, है ना, कि हम मैच्योर हो चुके हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक जनरल बात हो गई कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, ये नॉर्मल फंक्शन भी करे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है। अब स्टेरिलिटी है, टेस्टिस है, बट वहाँ पे स्पर्म नहीं बन रहे हैं। स्पर्म बन रहे हैं तो स्पर्म काउंट कम हो जा रहा है। ठीक है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जा रही है। तो ये चीज़ें इंटरफेयर करेंगी हेल्दी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बनने में। अगर हम लोग WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के तौर पर चलें कि यहाँ पर क्या बोला गया कि किसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे, तो यहाँ पे बात होती है टोटल वेल बीइंग की, टोटल वेल बीइंग की। ये टोटल वेल बीइंग किस एस्पेक्ट्स में हम लोग बात कर रहे हैं, ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स, पता नहीं एस्पेक्ट्स की स्पेलिंग सही है कि नहीं है, ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसको अगर ब्रॉड लेवल पर लेकर हम लोग चलें तो ये किस किस पर फिट बैठ रहा है, कि आप मेंटली भी फिट हों, ठीक है, यानी मेंटल लेवल पे आप फिट हों। इसके अलावा सोशल लेवल पे फिटनेस की बात की जा रही है। इसके अलावा बिहेवियरल लेवल पे फिटनेस की बात की जा रही है।
और अगर लास्ट हम लोग देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो है आपका फिजिकल और इमोशनल लेवल। तो फिजिकल लेवल पे भी बात हो रही है। ओके, तो अगर ये सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं, हालांकि पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें एक ही टाइम पर फिट हों, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे फिट हो जाती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, लेवल्स पे अगर ये सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट ऊपर दी हुई है अगर ये मेंटेन हो रही हैं, मेंटेन, ठीक है, अगर ये मेंटेन हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि हम एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें अटेन की जा रही हैं, कि मेंटली भी फिट हो या इमोशनली फिट हो, सोशली फिट हो जाए, बिहेवियरल लेवल पे फिट हो, फिजिकल लेवल पे फिट हो, कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं ना है, जिस सोसाइटी में जा रहे हैं या जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ की क्या स्टेटस है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो बहुत ब्रॉड टर्म पे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बेसिक सी बात अगर करें कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, है ना, कि अगर आप रिप्रोडक्टिवली फिट हो रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हो, आप सोशली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, फिजिकली भी फिट हो। मतलब वही बात हो गई जो हम लोगों ने हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द हेल्थ, तो वहाँ सोशल, मेंटल और फिजिकल तीनों की बात की जाती है। हालांकि जनरल टर्म में हम लोग देखते हैं तो डिजीज फ्री की बात की जाती है कि अगर डिजीज आपको नहीं है तो आप हेल्दी हैं, क्योंकि सोशली फिट होना, मेंटली फिट होना, फिजिकली फिट होना कुछ टाइम के लिए हो सकता है, कॉन्टिन्यूसली शायद पॉसिबल नहीं है आज के एरा में, अगर हम लोग देखें आज का जो एनवायरनमेंट चल रहा है। तो ये तो हो गई बात व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी जो कहानी है अभी हम लोगों ने देखी है, इसको हम कैसे अटेन करेंगे, पाएंगे इस चीज पे, कैसे इस चीज को परसिस्ट करके रखेंगे, बनाए रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो उसमें पॉइंट दिया जाता है कि क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाएगी, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे उस सबको इसके आगे। तो देखा जाए तो सबसे पहले अपनी कंट्री यानी इंडिया ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर इनिशिएटिव लिया था, और कई सारे प्रोग्राम हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको लॉन्च किया था ताकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको डील किया जा सके। इसके लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए गए, चल भी रहे हैं। आपने हम दो हमारे दो जो बहुत अच्छा कोटेशन है सुना भी होगा, ये भी कैंपेन चला। तो इंडिया जो है दिस इज द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, द फर्स्ट कंट्री पूरी दुनिया में जिसने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था, सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था, इनिशिएट्स, ठीक है, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, प्लान और प्रोग्राम को इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसका मेन मोटो यही था कि जो हमारी सोसाइटी है ये सोसाइटी इन प्लान्स और प्रोग्राम को अप्लाई करने के बाद, हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है, ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी के दौरान या ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड जो फीटस है या चाइल्ड जो है उसकी डेथ हो जाए, या तो मदर के साथ कुछ खतरनाक हो सके। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डील किया गया
मतलब कह सकते हैं प्री नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर, सारी चीज़ें यहाँ पर देखना है। और इसके लिए जो प्रोग्राम शुरू हुआ उसको नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग। ठीक है, क्या नाम दिया गया? फैमिली प्लानिंग, जिसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1951 में। ये ईयर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अब तो एमसीक्यू बेस्ड है तो हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कवर करने के लिए, इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई। बाद में इसको ब्रॉड लेवल पे अंडर द आरसीएच लेके आया गया। अब आरसीएच क्या है भाई? आरसीएच है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और इसका बेसिक अगर हम लोग मोटो देखें, इसका बेसिक मोटो क्या था, तो यहाँ पता कि क्रिएटिंग अवेयरनेस। काहे के लिए अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करनी थी, किस लिए बेसिकली क्रिएट करनी थी? एक तो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डील करना था, उनको देखना था। दूसरा जो है यहाँ पर कि सिर्फ उन्हें देखना नहीं है, उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, फैसिलिटीज देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम है उनको ओवरकम किया जा सके, है ना। तो यहाँ पे सेकंड जो था वो था प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट। तो ये जो पूरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फैमिली प्लानिंग जो स्टार्टिंग में आई या आरसीएच स्टार्ट हुआ, इन सबको हमारी गवर्नमेंट ने, डिफरेंट एनजीओज ने बहुत सारे माध्यम के थ्रू, अलग अलग मीडियम के थ्रू, जैसे ऑडियो, विजुअल, या आप कह सकते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, ऑडियो विजुअल और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब से डील करने की कोशिश की गई। अखबारों में बहुत सारे विज्ञापन दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए दिन विज्ञापन आते रहते भी हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर इसको हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इसके अलावा सोशल लेवल पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई करें। ठीक है, यानी कि जो भी इंडिविजुअल है अगर उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, उसको वो जानना चाहता है, समझना चाहता है, और फिर वो अवेयरनेस क्रिएट करे, तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा होगा, है ना। इंडिविजुअल आगे चल के सोसाइटी को क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके, तो इस तरह से हम कवर अप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी के, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, और उनसे निपटने के लिए, बचने के लिए, या उनके क्योर के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं। इनको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो अपने इंडिया में पहले तो ये बहुत ज़्यादा इशू था, अब शायद ना हो। वो इशू क्या था कि शादियों का जल्दी हो जाना, है ना, कम उम्र में शादियां होना। तो अर्ली मैरिज इश्यूज, अर्ली मैरिज इश्यूज।
तो अर्ली मैरिज इश्यूज का सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम या आप बोल सकते हैं इफेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जिसके साथ शादी हो रही है, जिसकी शादी हो रही है, उसकी बॉडी पर ही इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा भी कई सारे इफेक्ट हैं। अगर ब्रॉड टर्म में बात करें तो एक तो कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सेकंड, एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी। हालांकि बहुत हद तक नहीं हम कह सकते, लेकिन इफेक्ट आना है अगर जल्दी शादी हो रही है। हालांकि इसमें काफ़ी हद तक बदलाव हुआ है। जो शादी की उम्र है 18 ईयर्स से पहले लोग पहले कर देते थे, अब ये काफ़ी ज़्यादा आज के जो यंग्स हैं वो अपने कैरियर को लेके ज़्यादा चिंतित हैं, है ना। एजुकेशन पूरी करना, उसके बाद फिर कैरियर पे पूरा फोकस करना कि ठीक ठाक नौकरी मिल जाए यार, तब उसके बाद शादी की जाएगी। तो पहली जो थी वो अर्ली मैरिज वाली प्रॉब्लम थी, शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी। सेकंड जो है वो है एडोलेसेंस रिलेटेड इश्यूज। अब एडोलेसेंस रिलेटेड इश्यूज क्या है? जो यंगर्स हैं या टीनेजर्स की बात करें, क्लास 10th में, 11th में या 12th में हैं, ठीक है, 15 साल, 16 साल या 17 साल की जो एज है, तो उस दौरान जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जिनको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, है ना। ये चेंजेस क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो वो पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस को सही तरह से डील हो रहे हैं कि उनको नहीं डील किया जा रहा है, उनको समझा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि बहुत फ्री होके हमारा जो इंडियन सिस्टम है वहाँ पे इन सारी चीज़ों पे बात नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, जिसके लिए आगे चलकर ये भी बात हुई कि सेक्स एजुकेशन को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर शुरू करना चाहिए, जो कि हालांकि हमको नॉर्मली नहीं दिखती है, नॉर्मली बात नहीं होती है। थर्ड पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एसटीडीज की बात होगी, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फॉर एग्जांपल एड्स की बात कर लें, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज हैं कि अगर आप सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल कोर्स नहीं कर रहे हैं या एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। एड्स या दूसरी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं। तो इससे रिलेटेड ही यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर सकते हैं कि सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अगर अगर ये सही चल रही हैं तो फिर ये नहीं हो पाएगा, है ना, डिजीज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। अगर हम रूरल एरियाज में देखें या एजुकेशन की प्रॉब्लम सबसे थोड़ी बड़ी है कि अगर एजुकेशन सही है तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होंगी। इसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसके अलावा, तो मैटरनल मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। एमएमआर और इसको हम लोग आईएमआर शॉर्ट में लिखते हैं कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ माताओं की बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है सही तरह से ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से। इसी तरह से जो इन्फेंट है या जो बच्चा है उसकी भी डेथ हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा अगर प्रॉपर वहाँ पे ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं मिल रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा सोल्यूशन आज के समय में मौजूद है, लेकिन अगर वो सही तरह से ना मिले तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
इसी से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं कि किस स्ट्रेटजीज को हम अप्लाई करेंगे और कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब स्ट्रेटजीज पे आ जाते हैं। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए तो स्ट्रेटजीज में अगर नंबर 1 देखें तो हमको यहाँ पे बर्थ कंट्रोल जो प्रोसेस हैं, ठीक है, जो मेजरमेंट हैं या जो डिवाइसेस हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। तो इसका सीधा इफेक्ट कहाँ होगा? इस जगह पर होगा। पॉपुलेशन जो तेजी से बढ़ रही है वो रुकेगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम लोग के समय में ये एक निबंध जरूर आता था ऐसे लिखने के लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे, इंग्लिश में या हिंदी पे आता था। तो बड़ा अच्छे से लिखते थे, बहुत सारी वजह लिख सकते हैं इसमें। तो इस पे डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। पूरी प्रेगनेंसी जो जेस्टेशन पीरियड होता है, ये जेस्टेशन पीरियड हम लोग जानते हैं 9 मंथ्स या 270 डेज, ठीक है, प्लस माइनस 7 डेज हम लोग कर सकते हैं, 7 दिन कम या 7 दिन ज़्यादा अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है। तो ये केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये केयर सही हो जाए तो इसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है, डेथ जो हो रही है, वो कम हो जाएगी। फाइन। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, मुझे भी देख देख के समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही पढ़ाने में, वो धीरे धीरे हम लोग यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे। कि ये भी बताना ज़रूरी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये क्या हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अगर फीमेल चाइल्ड लगातार पैदा हो रही हैं किसी परिवार में, एक हो गई, दो हो गई या पहली ही हुई, तो लोग उसको बड़ा अजीब तरह से ट्रीट करते हैं मदर को। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इसमें पूरा रोल फादर का होता है ना, क्योंकि अगर डॉटर बन रही है तो इस डॉटर के पास जो एक एक्स क्रोमोसोम तो मदर से आएगा, लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा? फादर से आएगा। तो सीधे ब्लेम औरतों को दे दिया जाता है हमारे समाज में, महिलाओं को, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर मतलब बच्चे की और माँ दोनों को ही यहाँ पे बात करेंगे हमेशा, उनकी केयर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं कि बच्चा को शुरुआती जो इन्फेक्शंस हैं उनसे किस तरह से बचाएं, और मदर को किस तरह से डिफरेंट इन्फेक्शन से बचाएं, किस तरह की हाइजीनिक सिचुएशंस वहाँ पे मेंटेन की जाए, कौन सी दवाएं उनको प्रॉपर दी जाएं, फीड की बात की जाएगी, ना कि सिर्फ बच्चे की बल्कि मदर की भी। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इसके बारे में जागरूक करना है कि क्यों माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मार्केट से दूध का पैकेट खरीद लीजिए बच्चे के लिए, उस पे लिखा रहता है कि माँ का जो मिल्क है वो सर्वोत्तम है, 6 महीने तक तो देना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, आप लोग ने शायद सुना होगा कि जो इनिशियल मिल्क आता है प्रेगनेंसी के बाद उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। और इस कोलेस्ट्रम में एक एंटीबॉडी होता है जिसका नाम होता है एंटीबॉडी ए, या इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी कहते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ सिक्रिटरी एंटीबॉडी। तो ये मार्केट में मिलने वाले किसी भी मिल्क में नहीं मौजूद होता है, ये सिर्फ कहाँ है? मदर बॉडी में। तो ये प्रोटेक्ट करता है बच्चे को
डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से, क्योंकि उसकी बॉडी अभी इतनी मैच्योर नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम इतना मैच्योर नहीं कि वो अपने आप को बचा सके। इसके अलावा प्लेसेंटा के अंदर जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि मैटरनल बॉडी से एक और एंटीबॉडी, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन जी कहते हैं या एंटीबॉडी जी कहते हैं, इसका भी ट्रांसपोर्ट होता है मदर बॉडी से बच्चे की बॉडी में, जो डेवलपिंग फीटस है या डेवलपिंग एम्ब्रियो है। तो माँ के यूट्रस में भी वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है और आफ्टर द बर्थ ये एंटीबॉडी, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में लोगों को बताना। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगली स्ट्रेटजीज में कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कितना मजबूत हम बना सकते हैं, कितना बेहतर बना सकते हैं, इस पे नए नए रिसर्च किए जाए। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर्स एंड ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने चाहिए। भाई पैसे वाले तो मान लीजिए इनके पास पैसे हैं, वो इन रिसोर्सेज को आसानी से एक्सेस कर लेंगे, लेकिन जो गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा महंगा है इलाज। तो इन चीज़ों को रिसर्च करके और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पेशेवर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल्स मौजूद होने चाहिए ताकि सही समय पे सही तरह का इलाज मिल सके। ठीक है, बिना इलाज के किसी के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। आप भी आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद इसमें देखें तो हम क्या फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या नई टेक्निक्स यहाँ पे ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी बेहतर बनाती है ज़िंदगी को, हम जिससे पढ़ा रहे हैं ये टेक्नोलॉजी जिसने बेहतर बना दिया। डिजिटल बोर्ड आ गया, वाइट बोर्ड था, हम लोग अपने ज़माने में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। तो टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। तो नई टेक्निक्स आनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन्स आ गई जो पहले ही बता देती हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या नॉर्मल चल रहा है चाइल्ड का डेवलपमेंट, हर चीज़ पता चल जाती हैं। तो इसको और इम्प्रूव करना, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको यहाँ पे बेहतर बनाना है, जो हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, सेक्स एजुकेशन को स्कूल लेवल पर या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना। तो इससे बहुत ज़्यादा जो मिथ है, मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बच्चों को सही तरह से अगर गाइड किया जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर। नेक्स्ट, अगर इसके बाद हम लोग देखें तो सही समय पे डिटेक्शन और फिर ट्रीटमेंट किसका, एसटीडीज का। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एड्स की बात करें, एड्स की, तो एड्स के केस में क्या होता है, एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, एचआईवी वायरस है। और इस वायरस का जो जीनोम होता है वो क्या है, आरएनए जीनोम होता है। फाइन। तो आरएनए जीनोम होने की वजह से ये बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, क्योंकि आरएनए हम लोग ने पढ़ा है कि ये आरएनए जो है, क्या हुआ, ऑफ ऑफ राइट क्लिक कर दिए, अब लेफ्ट क्लिक कर दो, बड़ी बड़ी दिक्कत है। सॉरी, वो कुछ मिस्टेक हो गई थी, कोई बटन बटन दब गया था। तो आरएनए जीनोम होने की वजह से ये वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, तो इसके लिए कोई भी हमारे पास मेडिसिन नहीं है बहुत अच्छी, और जो हैं भी तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। लेकिन
हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हमको पहले से ही गाइड कर दिया जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर सेफली सेक्सुअल प्रोसेस नहीं की जा रही है, तो इस तरह की डिजीज हो सकती हैं, तो उनसे बचा जा सकता है। ना डिटेक्शन की जरूरत होगी, ना ही ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। सेंटेसिस, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं। एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस क्या है भाई? इसमें जब प्लेसेंटा के अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो का, तो उसकी बॉडी से कुछ सेल शेड करती हैं, उस सेल को निकाला जाता है ना, उस सेल को निकाला जाता है और उसमें क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी देखी जाती है। अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस है तो हम मानकर चलते हैं कि कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर हो चुका है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या हुई, मजेदार क्या कहें, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मजेदार तो नहीं कहेंगे हम, कि लोगों ने इसका मिसयूज शुरू कर दिया। ये मिसयूज क्या था कि लोग ये पता करना शुरू कर दिए कि भाई जो बेबी डेवलप हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, और फीमेल है तो उसको मार दिया जाता था, जिसे हम लोग कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। तो इतना बड़ा गुनाह जिसे कहा जाए किया जाना शुरू किया गया, बस इसलिए कि लड़की ना पैदा हो। तो इसका इफेक्ट क्या होगा भाई? चाइल्ड रेशियो, जो मेल और फीमेल रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया बुरी तरह से। आप हरियाणा वगैरह में देखिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एमनियोसेंटेसिस पे बैन कर दिया। ये स्पेशल कंडीशन में ही परमिट है। आप किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाइए तो वहाँ साफ साफ लिखा जाता है कि यहाँ पे भ्रूण का लिंग पता नहीं किया जाता है, यानी सेक्स नहीं पता किया जाता है कि मेल है या फीमेल है, जब तक कानूनी परमिशन ना मिले। कि ये तभी मिलती है जब माँ या बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है, इसमें से किसी एक की जान को खतरा है, तब ये आपको ऑर्डर मिलेगा, तब आप जाके कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने स्ट्रेटजीज के बारे में देखा कि क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या उपाय हैं, और ये उपाय किसके लिए? प्रॉब्लम्स के लिए। ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? ओवरऑल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस से। तो उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा, बीच बीच में कुछ डिस्टर्बेंस भी रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट के साथ मिलेंगे, और अगले टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड है। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया।